हाँ, कपर्दिका भस्म जो बाजार में मिलती है, उसका पहला मैंने आपको बता दिया कि एसिडिटी में ये बहुत काम की चीज़ है। और दूसरा जो इसका प्रयोग है, इसके अंदर कपर्दिका भस्म यानी कि कोड़ी की भस्म एक चने का सेंद्रिय कल्प है, यानी कि इसके अंदर कैल्शियम है और ये चूने का सेंद्रिय कल्प है। और ये सेंद्रिय होने के कारण निरिंद्रिय द्रव्यों से जल्द और आसानी से शरीर में फैलता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कोड़ी ये एक प्राणी का घर है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया और इसमें भी लिखा, एक प्राणी का घर है। कोड़ी एक प्राणी का घर है और ये घर वह शरीर के कीड़े के शरीर को रस निकालता है और उससे बना हुआ है, इसलिए कोड़ी से सेंद्रियत्व है, उसमें से कीड़ा बड़ा होकर निकल जाता है और ये खोल कोड़ी के रूप में आपको प्राप्त होता है। कोड़ी शंख और सुक्ति, सुक्ति होती है जिसमें से मोती निकलता है, वो ऊपर के दो खोल होते हैं, उसको सुक्ति बोलते हैं, वो भी कीड़े की तरह ही है। कोड़ी शंख और सुक्ति, सुक्ति का मतलब सीप से, सीप की सीपेड़ें आपको पंसारी की दुकान खूब मिलती है और एसिडिटी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, कई बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इसकी भस्म पेट के अंदर जाने से शांति पैदा होती है और ये गुण कोड़ी के अंदर भी हैं, यानी कि कोड़ी और शंख भस्म इनको आपस में मिला के कॉम्बिनेशन बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भस्म जो बनती है कोड़ी की, इसको संस्कृत में कपर्दिका भस्म के नाम से, अब अगर आप आयुर्वेदिक दुकान पे कहोगे मेरे को कोड़ी की भस्म दे दो, तो वो समझदार होगा दे देगा, नहीं तो समझेगा नहीं, तो आप उसको कहिएगा मुझे कपर्दिका भस्म चाहिए। कोई भी फार्मेसी के लो, इसमें बेईमानी क्या करेंगे, ये तो वैसे भी कौड़ियों की चीज़ है। हाँ, इसका जो फायदा है, पहला जो पेट है, वात के वृद्धि से पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, खाना खाए तो जैसे एक ही जगह पे अटका हुआ मालूम होना, डकार आना, कभी सूखी तो कभी खट्टी, डकार आना, जीभ मिचलाना, कभी वातकारक भारी तथा तले हुए पदार्थ खावें तो लक्षण बढ़ते हैं और जीर्ण होता है। इस हालत में कपर्दिका भस्म देनी चाहिए। ये सारे के सारे लक्षण अम्ल पित्त के यानी कि हाइपर एसिडिटी के हैं। एसिडिटी की रामबाण औषधि है कपर्दिका भस्म यानी कि कोड़ी। हाँ, उल्टी भी हो जाती है एसिडिटी के रोगी को, और पेट में अगर दर्द बहुत हो तो भी वो भी इससे ठीक हो जाता है। और पेट में दर्द ज़्यादा हो तो इसको अनार का जो ये अवले आता है, जिसे दाढ़ीमा अवले बोलते हैं, उसके साथ इसको चाटना चाहिए। अगला जो इसका लाभ है कि रसाजीन की आदत में भी कपर्दिका भस्म एक अच्छा इलाज है। तीसरा, वात पित्त के विकार से पैदा हुआ परिणाम शूल कपर्दिका भस्म से हो जाता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है और पित्त कुपित है, वात और पित्त ये अगर कुपित हो और आपके इसकी वजह से कहीं पेट में दर्द हो या कहीं भी हो, तो वो भी इस भस्म से चला जाता है। अगला जो इसका फायदा है, उंदुक और पित्तवरा कला इन दोनों अवयवों में विकृति होने से परिणाम विशूल का विकार होता है और कपर्दिका भस्म से पित्त की विकृति कम होती है और जो छाले अंदर पड़ जाते हैं वो पुराने और बढ़ गए हों तो वो कम हो जाते हैं। यही कपर्दिका भस्म का वर्णरोपक कार्य होता है। देखिए, ये जैसे एसिडिटी बढ़ती है, अम्ल ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर आंतों के ऊपर छाले बन जाते हैं, अल्सर का रूप आगे जा कर के लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। तो इस तरह अगर आपको ऐसा एहसास हो कि अंदर छाले बनने शुरू हो गए हैं और वो अधिक पुराने न हुए हों, तो ये कपर्दिका भस्म आप किसी दूसरी दाढ़ीमा आंवले के साथ या कोई ठंडी चीज़ के साथ लेंगे
तो उनको ये निरोग कर देगा। इसके अलावा इसका जो लाभ है वो अनद्राव्याक्षूल, यानी कि जहाँ अपने कोष्ठ के अंदर अन्न जाता है वहाँ कोई तकलीफ होती है तो इससे लाभ होता है, वहाँ दर्द होता है तो इससे लाभ होता है, और पेट अगर फूल जाता है कोई चीज़ खाते ही, फ्लूटूनेंस जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर कौड़ी की भस्म के साथ में संग की भस्म मिला करके और सुबह शाम इतने इतने शहद से अथवा मलाई से चटाएं तो बहुत लाभ होता है। एसिडिटी के अंदर खट्टी और फेन युक्त तो उल्टी होती है, इस अवस्था में कपर्दिका भस्म देना चाहिए। कपर्दिका भस्म के साथ सुवर्ण माक्षिक भस्म दें तो और भी ज़्यादा फायदा है। इसके साथ में स्वर्ण माक्षिक भस्म मिला के देंगे तो जल्दी एसिडिटी ठीक होती है। ये सब दुकानदार आप वीडियो खोल के बताएंगे ना तो वो सब निकाल देगा। हाँ, अगला जो इसका फायदा, गृहिणी रोग में शुरू में आम अतिसार में आम का पचन करने के लिए कपर्दिका भस्म देना अच्छा है। प्रथम एक तो दिन में लंघन देने के बाद आमा पाचन करना चाहिए। कपर्दिका भस्म अकेली दे सकते हैं, नहीं तो जिनमें कपर्दक भस्म मिलाई है ऐसे नुस्खे भी दे सकते हैं, जैसे जाति फलादी गुटिका और प्रेमानंद रस आदि। इसको आप सेपरेट भी दे सकते हैं और ये रस के साथ नहीं दे करके आप अनार के रस के साथ दें। अगला जो इसका फायदा है कि आम अतिसार और संग्रहणी ज़्यादा दस्त होना, उनमें दर्द अधिक हो और वह आमजन हो तो कपर्दिका भस्म से आराम होगा। कपर्दिका भस्म से फायदा होता है। विशेषकर आम और रक्त के साथ मल आता है तो ये काम नहीं करेगी, इसे न देना ही अच्छा है। अगर मल के साथ रक्त आता है तब इसका प्रयोग न करें। हाँ, अगला जो इसका फायदा है, रसक्षय की प्रथम अवस्था में कपर्दिका भस्म देते हैं। विशेषकर बिल्कुल कम खाने से भी अन्न का पाचन न होना, मीठी मीठी डकार आना, उसमें बदबू आना और कब्जी रहना, इन लक्षणों में कपर्दिका भस्म से बहुत फायदा होता है। विशेष करके खास चीज़ ये कि ये पेट के लिए और एसिडिटी के लिए और पेट फूलने के लिए एक बहुत बढ़िया दवा है। वैद्य लोग बहुत कम लिखते हैं क्योंकि सस्ती है। हाँ, अगला फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, रक्त पित्तोशय के अंदर, हाँ, पुराने अग्निमंद के जो रोगी होते हैं उनको कपर्दिका भस्म घी के साथ, गाय के घी के साथ सुबह शाम चटाने से महीना 20 दिन उनकी अग्नि यानी कि भूख ठीक हो जाती है और खाया पिया हजम हो जाता है। अगला जो इसका फायदा है, पुराना बुखार और ये तिल्ली बड़ी हुई हो तो उसके अंदर भी कपर्दिका भस्म से फायदा होता है। स्प्लीन तिल्ली अगर जिसकी बड़ी हुई हो वो शहद के अंदर इतनी सी चाट सकता है, 3-4 रत्ती सुबह शाम। जिनके कान के अंदर से स्राव तरल निकलता है, पस या खून जो भी, तो उसके अंदर अगर गाढ़ा दिखे फुंसी वाला तो कपर्दिका भस्म देनी चाहिए। पहले कान में कपर्दिका भस्म डाल दें। ये भस्म बिल्कुल बारीक पाउडर होती है, तो कान के रोगी के अंदर जरा सी कान में ये डाल दें और सफाई कर लेवें और उसके बाद पेट के अंदर इसको खिलावें तो पेट भी ठीक होगा और कान का जो बहना है वो भी इससे ठीक होगा। अगला जो इसका फायदा है कि चमड़ी के जलने पर कपर्दिका भस्म जल्दी असर होता है। अगर कहीं जलन हो गई, जल गए हैं, कपर्दिका भस्म मुर्दा सिंह, सुवर्ण गेरू, गिलोय सत्व, चंदन और बंसलोचन ये बराबर मात्रा में लेकर अरंडी के तेल में डाल के अच्छी तरह खरल करें। ये मरहम मुलायम ब्रश से या रूई से जली हुई चमड़ी पर लगाने से यहाँ तक कि चमड़ी के ऊपर गाढ़ा लेप हो, जैसा जैसा ये लेप लगाया जाता है
वैसे ही आराम पड़ जाता है, जलन बंद होती है, बाद में फोड़े भी नहीं उठते, चमड़ी बिल्कुल पहले की माफिक ठीक हो जाती है। ये लेप अहमदनगर में आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सा मंदिर में कई रोगों पर आजमाया गया है। देखिए, ये एक खास नुस्खा है और कई ऐसे केसेस होते हैं, इसलिए मैं आपको इसको दोबारा एक बार और समझाता हूँ। देखिए, कहीं भी बच्चा हो, बालक हो, स्त्री हो, कहीं भी जल जाए, बर्निंग हो जाए, तो कपर्दिका भस्म। दूसरा है, मैं एक एक चीज बोलूँगा, कपर्दिका भस्म, मुर्दा सिंह, सुवर्ण गेरू, गिलोय सत्व, चंदन, बंसलोचन, ये सब चीज़ें इक्विल लेकर के और एक खरल के अंदर अरंडी का तेल डाल करके और उसको खूब घोटिए, आप मलहम की तरह बना लें। और जब ये मलहम की तरह बना लें तो बहुत ही कोमल जो ब्रुश होता है, सख्त ब्रुश होगा तो आपकी स्किन को तकलीफ देगा, वो ब्रुश से आप जहाँ बर्निंग हुआ वहाँ लेप करें, हल्का कपड़ा वो जालीदार लगा दें, अगले दिन करें और अगले दिन करें। तो ये लिखते हैं कि इससे बहुत जल्दी बर्निंग की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है, जलन खत्म हो जाती है और फोड़े भी नहीं उठते हैं, और चमड़ी जो बाद में जलने के बाद चमड़ी पे जो निशान रह जाते हैं वो फिर निशान भी नहीं रहेंगे। और आगे ये ग्रंथकार लिखते हैं कि ये जो लेप चमड़ी के ऊपर बर्निंग का अहमदनगर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के चिकित्सा मंदिर में कई रोगियों पर आजमाया गया है। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको कोड़ी, अब वो कोई कहते हैं कि बड़ी दूर की कोड़ी मार लाया, अरे इतनी कहावतें हैं कोड़ी के पीछे कि तू 3 कोड़ी का ही आदमी नहीं। कहीं जब अपन ठगा जाते हैं तो कहते हैं कि हाथी कोड़ी बदले जाए, मतलब तुमने एक हाथी 1 लाख का होता है उसको 1-2 कोड़ी के अंदर ही दे दिया। तो इस कोड़ी को लेकर के इतनी कहावतें हैं कि कम से कम 50-60 तो होगी। तो कोड़ी तो देखिए, कोड़ी है, ये सबसे पहले मुद्रा के अंदर काम आती थी। तो जो राजा महाराजा अपने महल और किले फोर्ट वगैरह बनाते थे तो वो उनको सिक्के नहीं देते थे, उनको मजदूरी के रूप में कोड़ियाँ देते थे, कोड़ियाँ सिक्कों की जगह। और जब उनके पास कोड़ियाँ खूब इकट्ठी हो जाती थी तो वो राजकोष के अंदर ले जाके जमा कराते, उनकी काउंटिंग होती और उसकी एवज में जो जहाँ का राजा होता वो अपना बहुत कम मात्रा में सिक्के ढलते थे, तो वो उनको सिक्का, सोना या चांदी जो भी है वो उनको देता था। तो ये कई वर्षों तक मुद्रा के रूप के अंदर कोड़ियाँ चलती रही। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ के अंदर कपर्दिका भस्म, आप एक नुस्खा नोट कर लीजिए। अब मैं बोलता हूँ आपको मेरा जो किया हुआ है। हाँ, मैं आपको एक खुराक बताऊँगा, उससे आप जाकर के दुकानदार को बताएंगे तो वो आपको बना देगा। जिन लोगों को एलर्जी रहती है, एलर्जी, नाक बहना, छींक आना और थोड़ा ठंडा उंडा खाते ही जुकाम हो जाना, डॉक्टर कहते हैं एलर्जी का सिट्रीजन लो, ये लो वो लो। ऐसे लोगों के लिए, एलर्जी के लिए कोड़ी की भस्म का यानी कि कपर्दिका भस्म 2 रत्ती और महालक्ष्मी विलास रस 2 रत्ती, अब्रक भस्म 100 फुट की 1 रत्ती
और गिलोय सत्व 3 रत्ती, तो ये हुई 1 डोज। इसको आप एक खुराक को सुबह चाटें, एक खुराक को शाम को चाटें। किससे? जो एलर्जिक पेशेंट हैं उनको ये प्रयोग सिर्फ शहद के साथ ही करना। अब कोई ये कहे कि मैं डायबिटिक हूँ, शहद से नहीं लूँगा, तो हम इसको पानी में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, दूध में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, तो फिर क्या रास्ता बने? आप ही बताइए, कुछ हेल्प कीजिए मेरी। उनको समझाइए। उनको मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर 1 डोज के अंदर 3 ग्राम शहद से ज़्यादा आपके पेट में शहद नहीं जाएगा। और शहद प्योर चीनी नहीं होती है, शहद एक अमृत के समान होती है। अगर आप सुबह शाम इतना इतना शहद लेंगे तो आपको किसी भी तरह की डायबिटीज़ क्यों ना हो, आजकल के डॉक्टर तो मना करेंगे, वो तो कहेंगे तरबूज भी मत खाओ, खरबूज भी मत खाओ, लेकिन वो शहद आपको कोई आपकी शुगर को ऊंचा नीचा नहीं करेगा। क्योंकि जो एलर्जी संबंधित रोगी है उनको ठंडी चीज़ में लेने से कोई फ़ायदा नहीं। ये प्रयोग जिनको एलर्जी है, हमेशा खसखस करते रहते हैं, जुखाम होता रहता है, 31 दिन करें, सुबह और शाम। और ये प्रयोग करने के दौरान कुल्फी ना खाएं, ठंडा शरबत न पिएं और फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ का इस्तेमाल न करें। जो घर में सिंपल खाना बनता है वो खाइए। दही का प्रयोग न करें, उसकी जगह कड्डी या रायता ले सकते हैं। मक्खन का प्रयोग न करें, रोटी पे गाय का घी लगा सकते हैं, न हो तो सूखी खाएं। और हर तरह की साग सब्जी खाएं और ठंड से अपने आप को बचाएं, तो ये एलर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जुखाम भी अगर हो, एलर्जी ना हो आपको और टेम्परेरी जुखाम लग गया हो, तो इसको 10 दिन ले लें, आपका जुखाम ख़त्म। अगर बच्चों को भी जुखाम लग गया हो तो बड़े शौक से चाट लेंगे। इसकी मात्रा जो आप ले रहे हैं 50 कर दें, छोटे बच्चों को भी 2 टाइम चटा दें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसका कोई बेड इफ़ेक्ट नहीं। जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया है और जो मैंने इसके आपको आजमाया हुआ जो है वो बताया है घोड़े के बाल वाला, आप याद कर लीजिए। उसको भुजा के बांधना, उसके 1 घंटे बाद सेक्स करना। एक दूसरा मैंने आपको नपुंसकता का भी बताया, आप वीडियो सुन लेना। तो इस तरह से मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि कोड़ी को कोड़ी ना समझें, ये बहुत कीमती चीज़ है। ये धन भी देती है, ये प्यार भी देती है, ये रोग को हरती है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम कपर्दिका, जिसका नाम कोड़ी है, जिसका नाम कोड़ी है। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, हम जब बचपन में थे हम चौपड़ खेलने का हमें बड़ा शौक था। आजकल तो अब कोई समझते नहीं होंगे चौपड़ किसे कहते हैं। तो चौपड़ के अंदर, अरे वो महाभारत वाली चौपड़ को मत खेलना मेरे भाई, द्रौपदी चलेगी तेरा के भाव में। तो चौपड़ जो खेलते थे 4 आदमी मिलके हम खेलते थे। इतनी बड़ी लकड़ी की गोटियां होती थी और उसके अंदर जो ये कोड़ियाँ 7 या 8 हम मुट्ठी में यूं करके उनको हिला करके और यूं फेंकते, तो कितनी तो वो उल्टी पड़ती है और कितनी सुलटी पड़ती है, उनकी कैलकुलेशन करके और ये गेम खेला जाता था। इतना इंटरेस्टिंग गेम था, क्या बताएं। अब तो देखो शतरंज, ये कोड़ी से चौपड़ खेलना, गिल्ली डंडा खेलना हैं, गुलाम लाकड़ी खेलना एक खेल होता है। तो एक पेड़ के पास में हम जब छोटे थे तो अपने पाँव के नीचे से एक लकड़ी को फेंक देते
तो वो दूसरा जब तक लकड़ी को नहीं लेके आता उसके पहले हम पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं। अगर नहीं चढ़ पाए, उसको लकड़ी से उसने छू लिया, तो हमारी हार हो गई। अब बताइए, ऐसे खेलों से ही हमारा मनोरंजन होता था। एक खेल होता था, उसको हम ठिया दड़ी कहते थे, आप लोगों की भाषा में कुछ भी कहते हैं। तो हमारे वहाँ रेत बहुत होती है, तो ऐसे रेत के दो इतने इतने टिब्बे बनाते गली के अंदर। न कार थी न मोटर थी, कोई बिल्कुल क्लियर था मामला, जैसे अभी लॉकडाउन है ना, ऐसे ही रहता था। तो उन दोनों टिब्बों पे एक लकड़ी को, 6 फीट की लकड़ी को रखते थे और कपड़े की गेंद बनाते थे। 4 खिलाड़ी इधर, 4 या 5, 4 या 5 इधर, तो 15-20 फुट दूर से एक ऐसे लकीर बना देते, उधर भी लकीर बना देते। तो हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह उस गेंद को हम अपने हाथों से सूत की रस्सी से गेंद बनाते थे। अरे ये क्रिकेट वाले क्या वैसी गेंद बनाएंगे, ऐसी गेंद मजबूत बनाते थे, महीनों तक नहीं फटती थी। अरे पुराने घर के जितने भी कपड़े थे ना, छुप छुप करके सब वो गेंद में काम आ जाते थे। तो वो गेंद फेंकते तो उस लकड़ी को उछाल देती वो लकड़ी, इसका मतलब हम जीत गए। और अगर उस गेम लकड़ी, उसको बॉल को लकड़ी नहीं छूती और सामने वाला पक्ष कैच कर लेता, तो इसका मतलब हम आउट हो गए। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह की बात भी होनी चाहिए कि दिल को सुकून मिले, मन को सुकून मिले। अरे ये सब तो चलते रहेंगे। आप भी अपने बचपन को याद कीजिए। हर आदमी का बचपन जो होता है बहुत सुपर फाइन होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कितने भी दुनिया की दौलत लुटा दे, कोई उसको बचपन नहीं लुटा सकता। और आपको मैं नहीं कहता कोई चीज़ लुटाओ, आपको तो एक ही बात कहूँगा, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।